ठीक है जी, आइए क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। साक्षी रानी, अच्छा अब आई है लेट। चलो, हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा था भाई? थर्ड बुक का चैप्टर नंबर 4 चल रहा था, रेशियो एनालिसिस, है ना। रेशियो एनालिसिस, जिसमें हमने बच्चे फर्स्ट ही रेशियो करी है अभी स्टार्ट। कौन सी? जल्दी बोलो। लिक्विडिटी रेशियोज। कौन सी? लिक्विडिटी रेशियोज। फटाफट मुझे बताओ, लिक्विडिटी रेशियोज के अंदर आपने कौन कौन सी दो रेशियोज पढ़ी हैं? सबसे पहली पढ़ी थी आपने करंट रेशियो, दूसरी कौन सी बोली थी? क्विक रेशियो। बड़ा फॉर्मूला होता है ना जरा, क्विक रेशियो का दूसरा नाम क्या होता है? लिक्विड रेशियो, वेरी गुड। और तीसरा नाम क्या होता है? एसिड टेस्ट रेशियो। क्या पढ़ाया था? एसिड टेस्ट रेशियो। ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज। यहां पर क्या होता है? क्विक एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज। यहां पर क्विक एसेट्स का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस में, बोलो जी, इन्वेंट्रीज यानी स्टॉक, और दूसरा प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है। मैंने इसका आपको आइडल रेशियो बताई थी, पेपर में पूछ लेगा आइडल रेशियो मतलब, आइडल रेशियो मतलब इतनी रेशियो होनी चाहिए। करंट रेशियो का आइडल रेशियो क्या होती है? बोलो जी, 2:1, वेरी गुड। और अगर मैं बात करूं क्विक रेशियो की, आइडल रेशियो क्या होती है? 1:1, वेरी गुड। आइडल रेशियो क्विक रेशियो की होती है 1:1। अच्छा, यहां पर एक नोट पॉइंट लिखेंगे। वो नोट पॉइंट क्या है सर? ना कि बच्चे, नोट पॉइंट ये है, एट द टाइम, ये सिर्फ किस रेशियो के लिए है सर? ये सिर्फ लिक्विडिटी रेशियोज के लिए नोट पॉइंट है। ठीक है, किसके लिए? लिक्विडिटी रेशियोज में ऐसा करना है हमें। नोट पॉइंट यहां पर इंपॉर्टेंट बन जाता है। उसमें क्या करना है? एट द टाइम ऑफ कैलकुलेटिंग द वैल्यूज of current asset, at the time of calculating the value of current assets, we will not include loose tools and spare parts. We will not include loose tools and spare parts, etc., as a part of current asset, as a part of current assets. सर ऐसा क्यों? कि करंट एसेट्स कैलकुलेट करते वक्त अगर हम मान लीजिए अलग अलग चीजें दे रखी हैं और उससे हम करंट एसेट्स फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उसके अंदर दो चीजें दे रखी होंगी, एक लूज टूल्स और एक स्पेयर पार्ट। सर ये पार्ट किसका होता है पहले तो? सर ये जो लूज टूल्स और स्पेयर पार्ट्स होते हैं, ये पार्ट होता है इन्वेंट्री का। किसका पार्ट होता है? इन्वेंट्री का। तो सर इन्वेंट्री को जब हम बेच सकते हैं, इन्वेंट्री को हम करंट एसेट्स के अंदर इंक्लूड करते हैं, तो ये जब इन्वेंट्री के ही पार्ट हैं, लूज टूल्स और स्पेयर पार्ट्स, तो इनको इंक्लूड क्यों नहीं किया जाता करंट एसेट्स कैलकुलेट करते वक्त? किस रेशियो में? लिक्विडिटी रेशियोज में। मतलब बेटा यहाँ पर क्योंकि हम देख रहे हैं कि हम अपनी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को एनालिसिस कर रहे हैं। किसको एनालाइज कर रहे हैं? शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को। और शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब हो गया कि मैं कौन से करंट एसेट से अपनी करंट लायबिलिटी को पे कर सकता हूं। ठीक है, माना स्टॉक से पे अभी नहीं कर सकते, बाद में तो कर पाऊंगा। पर ये जो लूज टूल्स होते हैं, स्पेयर पार्ट्स होते हैं, ये होते क्या है? जैसे मान लीजिए अगर ये मार्कर नया होता, अगर ये मार्कर नया होता, क्या मैं इसको बेच सकता था? यस सर। पर क्या इसको मैंने मार्कर को यूज कर लिया, खोल करके यूज कर लिया, क्या इसको बेच पाऊंगा? अब नहीं बेच पाऊंगा। इसी तरीके से जैसे मान लीजिए किसी का रिपेयरिंग का काम है, ठीक है, ये गाड़ी मैन्युफैक्चरिंग का काम है, तो क्या उसके पास कुछ टूल्स जो होते हैं, टूल्स का मतलब क्या होते हैं? गाड़ी को खोलने का औजार, ठीक है ना, गाड़ी को ठीक करने का औजार, इंजन कसने का औजार, पेचकस, ठीक है, और जो भी उनके पास चाबी वगैरह होती है वो सब। मुझे बताओ क्या वो उनको बोलते हैं लूज टूल, जो कि यूज होती हैं गाड़ी को ठीक करने में, रिपेयर करने में। तो मुझे बताओ क्या वो एज अ पार्ट उसको बेच सकते हैं? एज अ पार्ट ऑफ इन्वेंट्री बेच पाएंगे उसको? सर उसको कभी भी बेच नहीं पाएंगे, क्योंकि वो होते किस लिए? सर सिर्फ रिपेयर पर्पस के लिए, तो उसको यूज के पर्पस के लिए खरीदा जाता है, उसको हम बेच नहीं सकते। इसलिए उसको करंट एसेट्स की कैटेगरी से बाहर रखा गया, सिर्फ और सिर्फ किस केस में? लिक्विडिटी रेशियोज के केस में। बाकी रेशियोज में इंक्लूड करके चलेंगे। बात क्लियर है? तो ये नोट पॉइंट किसके लिए इंपॉर्टेंट है? सिर्फ और सिर्फ इस रेशियो के लिए इंपॉर्टेंट है। और एक चीज का और ध्यान रखेंगे, अगर आपको पेपर में बोल दिया कि शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन बताइए बिजनेस की, क्या बोला?
शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन बताइए, तो ध्यान रखना वो आपको गुमराह कर रहा है, आपसे डायरेक्टली ना पूछ करके इनडायरेक्टली रेशियो कौन से पूछ रहा है, करंट रेशियो पूछ रहा है, ठीक है ना। क्योंकि मैंने आपको बताया था लिक्विडिटी रेशियोज कौन सी मुझे बताती है मेरी, जल्दी बताओ, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन बताती है, और डेब्ट इक्विटी रेशियो आगे पढ़ेंगे वो मुझे कौन सी बताती है, लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी बताती है मेरी, यानी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। तो अगर पेपर में आ गया कि आप इसमें हमें शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन बताइए कौन सी रेशियो से निकलेगी, या उसको सॉल्व करके दिखाइए, तो आप कौन सी रेशियो निकालोगे, करंट रेशियो निकालोगे। और वहीं पूछे लॉन्ग टर्म, तो आप कौन सी रेशियो निकाल के दिखाओगे, डेब्ट इक्विटी रेशियो। बात क्लियर है। तो डेब्ट इक्विटी रेशियो भी हम आगे सीखेंगे नेक्स्ट रेशियो में। तो जो इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट्स है, एक तो बताया शॉर्ट टर्म वाला, अगर पूछेगा तो शॉर्ट टर्म में आपको कौन सी देखनी है, करंट रेशियो निकाल के देनी है, ठीक है। और दूसरा ये नोट पॉइंट, करंट एसेट्स के अंदर लूज टोल्स और स्पेयर पार्ट्स को इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि इसको हम बेच नहीं सकते, ठीक है, कभी भी नहीं बेच पाएंगे इसको लायबिलिटीज को पे करने के लिए, ठीक है जी। तो इसको रब कर दूं मैं, इतना क्लियर हो गया। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो बच्चे, इसका एक बार ले लो, मुस्कान का स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे। चलो ठीक है, क्लियर है। आ जाओ, अब जो हमारा पिछली क्लास में चल रहा था उसको डिस्कस कर लेते हैं। कौन पकड़े गए, अभी ये वाला भी ले लियो, ठीक है, पहले उसको कर ले। चलो जी देखो, क्वेश्चन नंबर 15 बच्चे करा दिया था डिस्कस। मैंने सिंपल सा आपको कॉन्सेप्ट समझाया था केक का, और जल्दी बोलो, नंबर ऑफ पर्सन का, ठीक है। ये बताया था मैंने केक का, केक हमेशा कौन सा वाला होगा, न्यूमरेटर होगा ऊपर वाला, है ना, और जो नीचे होगा वो क्या होंगे, नंबर ऑफ पर्सन होंगे। बस बच्चे इसी से एनालाइज करके आप पूरे क्वेश्चन के सॉल्व कर दोगे। केक, अगर केक कम हो रहा है, नंबर ऑफ पर्सन उतने ही है, तो बेटा सबका शेयर कम कम जाएगा, इसलिए रेशियो डिक्रीज होगी। और अगर केक बढ़ रहा है और नंबर ऑफ पर्सन उतने ही हैं, तो रेशियो इंक्रीज होगी, सबका शेयर बढ़ जाएगा, सबको ज्यादा ज्यादा केक मिलेगा, क्योंकि खाने वाले कम हो गए कंपेरिजन में केक के, ठीक है। उसी तरीके से अब ये तो डिफरेंस क्लियर हो गया यहां तक, तो ये तो सबके लिए चलेगा। जो डिफरेंस मेन था वो कहां था, क्या था, वो ये चीज थी सर, 3 कंडीशंस बताई थी हमने, है ना। बेटा उल्टा खुलता है ये, हाँ उल्टा खुलेगा। देखो, एक न्यूमरेटर अगर बड़ा है, न्यूमरेटर क्या है, बड़ा है डिनोमिनेटर से, एक कंडीशन ये बताई थी। एक बताया था न्यूमरेटर इक्वल है डिनोमिनेटर के। तीसरी कंडीशन, न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से। इसका मतलब एग्जांपल लेना चाहो तो 5:3:1, न्यूमरेटर क्या हो गया, बड़ा हो गया, यहां हो गया 1/1, और यहां हो गया 0.8/1, ठीक है। तो ये मैंने क्या लिया, एग्जांपल ले लिए इनको समझाने के लिए। तो इस केस में आप ऐसे याद रख सकते हो कि अगर न्यूमरेटर बढ़ेगा और डिनोमिनेटर भी बढ़ेगा, तो जो रेशियो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, रेशियो विल डिक्रीज। अगर न्यूमरेटर बढ़ रहा है सेम अमाउंट से और डिनोमिनेटर भी बढ़ रहा है सेम अमाउंट से, तो यहां पर रेशियो में क्या आएगा, नो चेंज इन रेशियो। अगर इक्वल है तो नो चेंज इन रेशियो। और यहां बात करूं, अगर न्यूमरेटर बढ़ रहा है डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, तो रेशियो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, रेशियो विल इंक्रीज, ठीक है। और वहीं पर अगर यहां पर न्यूमरेटर घट रहा है डिनोमिनेटर भी घट रहा है इक्वल अमाउंट से, तो रेशियो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, रेशियो विल इंक्रीज। यहां पर न्यूमरेटर घट रहा है डिनोमिनेटर भी घट रहा है, तो क्या होगा जी, नो चेंज होगा इन रेशियो। और अगर मैं इस केस की बात करूं, न्यूमरेटर भी घट रहा है और डिनोमिनेटर भी घट रहा है, तो इस केस में रेशियो भी घट जाएगी, रेशियो विल डिक्लाइन या फिर डिक्रीज, ठीक है। बाकी ये सब सिर्फ ये 2 फॉर्मूलाज में चेंज है इन तीनों के लिए,
बाकी जो फॉर्मूलाज हैं जिसमें एक में ही चेंज आ रहा है, दोनों में चेंज नहीं आ रहे, वो सबके लिए क्या है, सेम है, ठीक है ना, वो सबके लिए क्या है, सेम है। यानी जिसमें न्यूमरेटर बड़ा है उसमें अपोजिट हो रहा है, जिसमें न्यूमरेटर सेम है उसमें कोई चेंज नहीं है, जिसमें न्यूमरेटर छोटा है जैसा है बिल्कुल वैसा सेम एज इट इज हो रहा है, कोई अपोजिट नहीं हो रहा। बात ठीक है, न्यूमरेटर छोटा है तो सेम, न्यूमरेटर बराबर है तो नो चेंज, और न्यूमरेटर बड़ा है तो रिवर्स। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। और बाकी अगर एक चीज में चेंज आ रहा है, अगर न्यूमरेटर में चेंज आ रहा है, ऊपर वाला बढ़ रहा है तो रेशो बढ़ेगी, ऊपर वाला घट रहा है तो रेशो घटेगी, नीचे वाला बढ़ रहा है तो रेशो घटेगी, नीचे वाला घट रहा है तो रेशो बढ़ेगी। और बाकी अगर दोनों में चेंज आ रहे हैं तो उसके लिए मैंने लिख ही दिया, ठीक है ना। तो केक और नंबर ऑफ परसेंट एनालाइज कर लोगे तो आपको आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16, इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि ये आपको याद हो जाए। चलिए, नहीं तो फिर अदरवाइज हमारे पास दूसरा ऑप्शन है ही, वैल्यूज एज्यूम करो, उसको पुट करो और आंसर निकालो, रेशियो इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, ठीक है ना। तो टाइम बचाने के लिए हमने सिखाया कॉन्सेप्ट। चलिए, ना कटवा दिए हैं, जल्दी कर। चलिए ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 16, बस बस तू जल्दी दे दे, इसमें ला दे। आइए क्वेश्चन नंबर 16, एक ऐसे ही डालिए, चलना ही बंद हो गया तो। बताओ जी बताओ। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, देखिए बच्चे क्या क्या रेशियो दे रखी है आपको, दो केसेस दे रखे हैं, ठीक है, दोनों के अलग अलग केसेस कर लेते हैं। एक में आपको रेशियो दे रखी है करंट रेशियो, इट इज करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज इज इक्वल्स टू 1/1, और आपको एक दूसरे केस में दे रखी है, पहला केस इसका, ये है दूसरा केस, इसमें दे रखी है करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज इज इक्वल्स टू 0.8:1। तो इस केस में न्यूमरेटर क्या है जी, बराबर है डिनोमिनेटर के, और इस केस में न्यूमरेटर क्या है, छोटा है डिनोमिनेटर से। बात क्लियर है, हमने पढ़ा था इसमें क्या हो जाएगा, बिल्कुल सेम हो जाएगा, और इसमें नो चेंज हो जाएगा, पर कंडीशन क्या थी, दोनों में चेंज होना चाहिए। कंडीशन क्या थी, दोनों में एक चेंज होना चाहिए, वो भी कैसा, इक्वल, उस केस में होगा बस। चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं, ए पार्ट। ए पार्ट क्या कह रहा है, ए पार्ट कहता है कि कैश पेड टू ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश पेड टू ट्रेड पेबल्स, ये लीजिए। अब मुझे बताओ बेटा ट्रेड पेबल्स क्या है मेरी, एक तो मैंने कैश पे किया तो मेरा कैश कम हो रहा है, ट्रेड पेबल्स क्या है मेरी, बताओ, ट्रेड पेबल्स पे कर दी तो ट्रेड पेबल्स ही कम हो रहे हैं। कैश मेरी करंट एसेट्स है, यानी करंट एसेट्स कम हो रही है, और ट्रेड पेबल्स क्या है, करंट लायबिलिटी, ये कम हो रही है। तो बच्चे यहाँ पर कैश भी कम हो रहा है, ट्रेड पेबल्स भी कम हो रहा है, यानी करंट एसेट्स भी कम हो रही है, करंट लायबिलिटी भी कम हो रही है, और दोनों के दोनों मेरे पास हैं, यानी ऊपर वाला भी घट रहा है और खाने वाले भी घट रहे हैं, यानी केक भी घट रहा है और उसको कंज्यूम करने वाले भी घट रहे हैं। और जब दोनों घटे और रेशियो सेम हो तो क्या होता है, नो चेंज। तो बेटा फर्स्ट का आंसर हो जाएगा इस केस में नो चेंज। और अगर मैं इसकी बात करूं, इसमें न्यूमरेटर इसमें क्या होता है, सेम होता है, तो यहां पर भी क्या हो रहा है, करंट एसेट्स भी घट रहे हैं और उसको खाने वाले भी घट रहे हैं, तो मुझे बताओ इसमें क्या हो जाएगा, रेशियो विल डिक्रीज, बिल्कुल सेम होता है ना, दोनों घट रहे हैं तो डिक्रीज। सर ये तो चलो आपने फॉर्मूले के हिसाब से समझा दिया, अब आप हमें थोड़ा कॉन्सेप्ट वाइज भी इसको समझा दो। मतलब कॉन्सेप्ट वाइज देखो, इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें एज्यूम करनी पड़ेगी फिगर्स। मैं एक काम करता हूं, इस केस में मैं इसको 1 लाख ले लूं, दोनों बराबर है ना, तो मैं एक काम करता हूं, इसको 1 लाख और इसको भी 1 लाख ले लेता हूं, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। और इसको मैं कितना ले लेता हूं, 80,000 डिवाइड बाय 1 लाख, कोई दिक्कत, रेशो में बनना चाहिए, रेशो बन रही है हमारी। और यहां पर जो मैंने कैश पेड किया ट्रेड पेबल्स को, वो ले लेता हूं मैं कितना,
50,000 कितना ले लेता हूं जी, 50,000 ले लेता हूं। अब देखो यहां पर अगर मैं 50,000 कम करूंगा तो बचेगा कितना, 50, और नीचे भी क्या होगा, 50 कम होगा, दोनों तरफ से 50 कम हो गया। तो मुझे बताओ रेशियो क्या आ गई, 1:1। पहले भी कितनी थी, 1:1 थी, और अभी भी कितनी है, 1:1 है। तो मेरा आंसर क्या हो गया, नो चेंज। ठीक है, ऐसे अगर मैं यहां पर कम करूं तो पहले 80 था, 50 घटा दूंगा तो कितना बच जाएगा, 30,000 बच जाएगा, और पहले 1 लाख था उसमें 50 चला जाएगा तो यहाँ कितना बच जाएगा, 50,000 बच जाएगा। दैट इज 3/5, और 5 6 30 यानी 0.6:1। तो मुझे बताओ पहले 0.8 थी, अब 0.6 हो गई, है ना। तो कितनी होगी, इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी, 8 से 6 होगी, डिक्रीज होगी। बात क्लियर है। तो आपके ऊपर है, आप शॉर्टकट मानना चाहो इसको याद करके, ट्रिक को याद करके उससे कर लो, या 2 मिनट लगेंगे वैल्यूज पुट करके आप उसको कर लो। ठीक है, क्लियर हुई बात, कोई दिक्कत इसमें। चलिए आइए सेकंड पे चलते हैं। ये था हमारा ए पार्ट, बी पार्ट देखो, बी पार्ट क्या कह रहा है, दोनों में समझ आ गया, इसमें नो चेंज और इसमें डिक्रीज हो जाएगा। बी पार्ट कह रहा है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड ऑन क्रेडिट, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड ऑन क्रेडिट। उधारी बेटा खरीदा, तो उधारी खरीदा मैंने, तो एक तो परचेज बढ़ गई, यस और नो, परचेज बढ़ गई नहीं मतलब स्टॉक बढ़ गया, और स्टॉक बढ़ा, उधारी बेचा, उधारी खरीदा तो मेरे कौन बच गए, क्रेडिटर्स भी बढ़ गए। तो यानी स्टॉक का मतलब करंट एसेट्स भी बढ़ी और करंट लायबिलिटीज भी बढ़ी। और बेटा जब दोनों बढ़ेगी तो यहां पर तो क्या हो जाएगा सर, नो चेंज, रेशियो सेम है। और इस केस में दोनों बढ़ रहे हैं, तो दोनों के बढ़ने के केस की वजह से क्या होगा, ये भी रेशियो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। यही तो बताया था मैंने आपको। अब इसको प्रूफ करके भी दिखा देते हैं। देखो यहां दोनों बढ़ेंगे, मान लेते हैं स्टॉक जो मैंने परचेज पे किया है वो 50,000 का ही किया है, तो बच्चे यहां पर देखो ये कितना हो जाएगा, 1,50,000 हो जाएगा, नीचे भी 50 बढ़ा दोगे तो नीचे भी 150 हो जाएगा। अगेन रेशियो क्या आ गई, पहले भी 1:1 थी, अभी 1:1 आ गई, तो रेशियो क्या हो गई, सेम हो गई। और ऐसे यहाँ पर 80,000 में 50 बढ़ाओगे तो कितना आ जाएगा, 1,30,000, और यहाँ हो जाएगा 1,50,000, तो आ गया 13:15। तो कितने पर जाएगा जी, जल्दी बताओ, 15 6 90 है ना, 15 6 90, 15 7 105, ठीक है, 15 135 आएगा ना, 15 नीम पे है ना, 15 8 कुछ पे जाएगा, 0.8 और इसके आगे भी कुछ आएगा। ठीक है, कितना आया, 15 8 जा पे कितना आएगा, 20, 120 आएगा, 120 में 10 आया तो एक और जीरो लगानी पड़ेगी, और फिर 9 पे जाएगा, 15 6 पे है ना। तो पहले 8 था, अब क्या हो रहा है, 806 हो रहा है, यानी रेशियो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। बात क्लियर है। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं जी, आओ सी पार्ट, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड फॉर कैश, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड फॉर कैश। बट अब कैश की बारी आ गई, तो यहां पर मेरा क्या हो गया, स्टॉक भी बढ़ गया और कैश मेरा क्या हो गया, घट गया, यानी अब करंट लायबिलिटी से लेना देना नहीं है। करंट एसेट्स बढ़ भी रही हैं, करंट एसेट्स घट भी रही हैं, तो सर यहां तो नो चेंज होगा ही होगा, साथ में यहां पर भी नो चेंज हो जाएगा। सर कैसे, बाकी करके देख लो, 50,000 ही ले लो इसको भी, तो यहां क्या हो गया, 1 लाख ही रहा, क्योंकि +50 और -50 डिवाइड बाय 1 लाख, तो 50 से 50 कट गया, तो रेशियो 1:1 आ गई अगेन। ठीक, और अगर यहां पर बात करूं तो यहां पर बेटा क्या होगा, 80 था, 80 में 50 बढ़े और 50 ही क्या हो गए, घट गए, और यहां पर भी 1 लाख ही था, तो ये फिर अगेन 0.8:1 ही आ गया, तो इसके अंदर भी क्या हो गया, नो चेंज। बेटा सी पार्ट में क्या कह रहा है, स्टॉक खरीदा है कैश में, ठीक है ना, स्टॉक खरीदा है कैश में, स्टॉक खरीदने की वजह से मेरी क्या हो गई, करंट एसेट्स इंक्रीज हो गई, ठीक है, और कैश पे करने के वजह से मेरी करंट एसेट्स डिक्रीज हो गई। तो भैया ये बताओ, एक ही चीज बढ़ रही है, एक ही चीज घट रही है, दो चीज नहीं, एक ही चीज घट रही है और एक ही चीज बढ़ रही है ना, वो भी सेम अमाउंट से, 2 रुपए बढ़े 2 रुपए घट गए, पहले 10 रुपए थे, 2 रुपए बढ़े 2 रुपए घट गए, तो अब कितने बचेंगे, अरे सर 10 ही तो बचेंगे, तो चेंज तो कुछ भी नहीं हुआ,
तो इसलिए चाहे ये केस हो, चाहे ये केस हो, चाहे अलाना फलाना ढिकलाना, कोई सा भी केस हो, नो चेंज ही तो होगा। जितने रुपए बढ़ाए थे उतने रुपए घटा दिए। क्लियर हुआ जी? तो इसमें तो दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं थी, यहीं पर पता चल जाएगा भैया नो चेंज, कोई सा भी केस हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये 3 पार्ट हो गया, इसका स्क्रीनशॉट लो, चौथा पार्ट कराता हूं। लो जी, बस स्क्रीनशॉट लो फटाफट, मुझे दिखाओ, थम्स अप दिखाओ। क्यों घबरा रहे हो? प्लान थोड़ी बोला, दिखाने के लिए बोला बस। मानव कह रहा मुझे प्लानी पड़ जाएगी सर, है नहीं समझ में आया? चलिए देखो, डी पार्ट, डी पार्ट क्या कह रहा है? पेमेंट ऑफ डिविडेंड पेबल। लो जी लो, पेमेंट ऑफ डिविडेंड पेबल। बेटा जो डिविडेंड पे करना था, पेबल फ्यूचर में पे करना था, वो पे कर दिया, यानी करंट लायबिलिटी थी, तो बेटा करंट लायबिलिटी पे कर दी, तो करंट लायबिलिटी पे करी तो करंट लायबिलिटी घटेगी, और कैश में पे करी होगी तो कैश भी घटेगा। तो दोनों घट रहे हैं, और जब दोनों घटे तो यहां पर क्या आता है? नो चेंज। और जब यहां दोनों घटे तो रेशियो भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज। ठीक है, करके दिखाऊं या समझ गए? क्लियर है ना? वही कॉन्सेप्ट पुट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। दोनों डिक्रीज होती है, ये भी डिक्रीज हो जाएगा और इसमें नो चेंज हो जाएगा। ठीक, चले कोई कहेगा तो बता दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं बच्चे। चलो आगे चलो, देखो जी ई पार्ट देखो। ई पार्ट क्या कहता है? बस वो शोर नहीं, देख लो, बिल्स पेबल डिस्चार्ज, बिल्स पेबल डिस्चार्ज। हाँ भाई, बिल्स पेबल डिस्चार्ज का मतलब क्या है? बीपी कम हो जाएंगे, पेमेंट करना है, बीपी कम हो जाएंगे तो मेरा कैश भी कम हो जाएगा, क्योंकि मैंने बिल्स पेबल डिस्चार्ज कर दिया, नहीं जो मैंने बिल से जो पे करने थे उनको पे कर दिया, तो मेरा बिल्स पेबल कम होगा तो मेरी करंट लायबिलिटी कम हो गई और मेरी करंट एसेट्स भी कम हो गई। तो दोनों कम होंगे तो यहाँ पर नो चेंज, और यहाँ पर बच्चे डिक्रीज ही हो जाएगा जब दोनों कम होंगे तो। ठीक है ना? और अगर यहाँ पर न्यूमरेटर बड़ा होता तो इसका आंसर क्या रहता? इंक्रीज। ठीक है, चलो एफ पार्ट, बिल रिसीवेबल इंडोर्स टू अ क्रेडिटर, बी आर इंडोर्स्ड टू अ क्रेडिटर। बेटा क्रेडिटर को मैंने इंडोर्स कर दिया, तो मुझे बताओ जो मैंने बी आर दिया होगा तो मेरी एसेट कम होगी होगी, और क्रेडिटर को दिया तो लायबिलिटी भी कम होगी होगी, तो यानी यहां पर मेरा बी आर भी कम हुआ और क्रेडिटर भी कम हुआ, यानी मेरी करंट एसेट्स भी कम हो गई और करंट लायबिलिटी भी कम हो गई। सेम अमाउंट से तो दोनों कम हो रही, तो यहां पर नो चेंज, सेम बात है, और यहां पर डिक्रीज ही होगा। क्लियर है बात? लास्ट पार्ट जी, जी पार्ट देखो, जी कहता है जो मैंने बिल ये इंडोर्स किया था ना, इंडोर्स्ड बिल डिसऑनर हो गया। डिसऑनर्ड का मतलब क्या होता है जी? दोनों चीज वापसी आ जाएगी, मेरा डेटर भी वापसी आ जाएगा, क्रेडिटर भी वापसी आ जाएगा। क्योंकि क्रेडिटर आके मुझे तंग करेगा, भैया उसने पैसे नहीं दिए मेरे को, मेरे पैसे वापसी कर, और मैं किससे मांगूंगा? अपने डेटर से मांगू, जिससे मैंने जिससे बिल लिया था। तो यानी यहाँ पर मेरे डेटर भी वापसी आ गए डिसऑनर होने की वजह से, और क्रेडिटर्स भी वापसी आ गए, यानी मेरे करंट एसेट्स भी बढ़ गए और करंट लायबिलिटीज भी बढ़ गई। तो मुझे बताओ क्या होगा? यहाँ तो नो चेंज हो जाएगा, और इस केस में बोलो इंक्रीज हो जाएगा। क्या बात क्लियर होगी? कोई दिक्कत? समझ में आ गया ना? चलो आओ, इसके बाद करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 करेंगे बच्चे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो मुस्कान। पानी देना भी, पानी देना रहने दे, ला दे। भाई यहाँ बैट बॉल थोड़ी चल रहा है।
चलो जी आओ। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे बच्चे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, कहता है क्विक रेशियो। कौन सी रेशियो? क्विक रेशियो, ठीक है ना। क्विक रेशियो क्या दे रखी है हमें? 2/1 दे रखी है ना। और क्विक रेशियो में क्या क्या आता है जी? करंट एसेट्स माइनस में स्टॉक अपॉन में करंट लायबिलिटीज, 2/1 दे रखा है। प्रीपेड एक्सपेंसेस इसमें बात नहीं कर रखे ना, इससे मैंने नहीं लिया, ठीक है। ये दे रखा है। अब बोलता है इसमें बताना है आपको कि कौन सी रेशियो इंप्रूव होगी, रिड्यूस होगी, या उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा इन द फॉलोइंग केसेस। सर केसेस देख लेते हैं। पहला केस कहता है परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश। परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश। तो मुझे बताओ, जब मैंने गुड्स परचेज करे होंगे तो मेरा स्टॉक बड़ा होगा या नहीं बड़ा होगा? और सर कैश गया होगा, यानी स्टॉक इंक्रीज हो गया होगा। इट मींस मेरी करंट एसेट्स बढ़ी और कैश गया, यानी करंट एसेट्स भी घटी। अब सर इसमें चेंज हुआ या नहीं हुआ, ये हमें देखना पड़ेगा, ठीक है जी। कैसे निकालेंगे? इधर देखो, यहां करंट एसेट्स के अंदर क्या मुझे बताओ, ऑलरेडी स्टॉक इंक्लूडेड है या नहीं है? यस और नो? मैं कहता हूं स्टॉक इज ऑलरेडी इंक्लूडेड, यानी करंट एसेट से फर्क पड़ेगा तो स्टॉक पे ही फर्क पड़ेगा। स्टॉक इज ऑलरेडी इंक्लूडेड। वैसे इसमें ऑन फॉर कैश ही है ना, इन किसमें? करंट एसेट्स। स्टॉक क्या बच्चे? ऑलरेडी इंक्लूडेड है किसमें? करंट एसेट्स में। तो करंट लायबिलिटी के अंदर कोई चेंज आ रहा है या नहीं आ रहा? सर करंट लायबिलिटी के अंदर कोई भी चेंज नहीं आ रहा। तो मुझे बताओ, यहां पर करंट एसेट्स के मैं पार्ट लेता हूं पहले। स्टॉक से स्टॉक तो कैंसिल हो गया होगा। जब स्टॉक ऑलरेडी करंट एसेट्स के अंदर है तो जितना करंट एसेट्स के लिए स्टॉक बड़ा होगा, है ना। करंट एसेट्स के अंदर देखो कैश भी होगा और स्टॉक भी होगा। ये बात मानते हो या नहीं मानते हो? अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं कि भाई ये जो स्टॉक की सेल हुई है ये 5000 की हुई है, कितने की हुई है? 5000 की हुई है। तो मुझे बताओ, क्या करंट एसेट्स के अंदर ये स्टॉक 5000 से बढ़ गया होगा नहीं बढ़ गया होगा? तो और ये स्टॉक यहां से माइनस भी हुआ होगा। तो जितना स्टॉक बढ़ा उतना ही स्टॉक माइनस हो गया नहीं हो गया? तो ये स्टॉक और ये स्टॉक वाला तो प्रोग्राम हो गया कैंसिल, इसमें कोई चेंज नहीं आया। बट क्या मेरा यहाँ पर कैश भी कम हुआ या नहीं हुआ? तो क्या यहां से मेरा कैश कम हो गया नहीं हो गया 5000 से, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, मेरा जो डिनोमिनेटर था वो बढ़ गया, ये न्यूमरेटर घट गया। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की बात करूं, डिनोमिनेटर में तो कोई चेंज नहीं है करंट लायबिलिटी में, पर जो न्यूमरेटर है वो मेरा क्या हो गया? कम हो गया। और जब ये अब यहां पर तो न्यूमरेटर बड़ा है छोटा है? न्यूमरेटर क्या है? बड़ा है डिनोमिनेटर से, ठीक है, यानी केक की वैल्यू बड़ी है। अब बताओ केक खाने वाले जने कितने हैं? यहाँ पर एक, खाने वाले जने कितने हैं? एक। और एक जना मिलकर कितने केक खा रहा है? 2 केक खा रहा है। ऊपर वाला घट गया, यानी केक की वैल्यू होगी कम। तो एक के जने में केक की वैल्यू कम आएगी ज्यादा आएगी? कम ही आएगी। भाई केक अभी एक जना मिलकर पूरा केक खा रहा है, 2 केक खा रहा है ना। एक जना कितने केक खा रहा है? 2 केक खा रहा है। अब उसकी वैल्यू में क्या आ गई? केक जना तो एक ही है, पर जो केक की वैल्यू उसमें कमी आ गई। केक की वैल्यू क्या हो गई? घट गई। तो मतलब केक कम हो गया, तो एक जने को केक पूरे 2 मिल जाएंगे, कमी मिलेंगे? कमी मिलेंगे। तो रेशियो इसका आंसर क्या हो गया? डिक्रीज। रिड्यूस हो जाता, रिड्यूस लिख दो, एक ही बात है। बात क्लियर हुई? अब जिसको समझ में आया वो पार्ट दोबारा समझ लो, यहाँ पर हुआ क्या। बाकी बच्चे देखो, स्टॉक यहाँ पर करंट एसेट स्टॉक के वजह से जितने से घट बड़ी होगी 5000 से, वही मैंने बाहर माइनस कर दिया, है ना। इस फॉर्मूले में जितने से बड़ी स्टॉक उतने से स्टॉक क्या कर दिया? माइनस कर दिया। यहां तो कैंसिल आउट हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। पर सर यहां फंस गए हम, कैश भी तो था, कैश भी तो कम हो गया, और कैश के कम होने की वजह से मेरी करंट एसेट्स क्या हो गई? कम हो गई। और करंट एसेट्स कम हुई, नीचे वाला करंट लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं आया, तो मेरी क्या हो गई? डिक्रीज हो जाएगी।
शो द कॉन्सेप्ट वाइज। बेटा कॉन्सेप्ट ये लिखा तो है। अच्छा कॉन्सेप्ट वैल्यू लेकर, तो वैल्यू लेकर तो बताया मैंने। ये लो दोबारा ले लो, वैल्यू ले लो इसकी। ये लो दोबारा देखो, यहाँ पर ले लो वैल्यू। करंट एसेट्स की वैल्यू ले लो 2,00,000, ये 20,000 ले लो। करंट एसेट्स की वैल्यू 20,000, करंट लायबिलिटीज की वैल्यू 10,000। लो रेशियो ऑफ 2:1 बन गई। यहाँ पर जो स्टॉक वैल्यू है, इसको आप 5,000 लिया था, 5,000 ले लो। तो मुझे बताओ यहां पर स्टॉक मेरा करंट एसेट बढ़े होंगे, करंट एसेट घटे भी होंगे? यस और नो? यहां पर थोड़ी क्विक एसेट्स होगी ना, ये क्विक एसेट्स है ये। तो क्विक एसेट्स का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस में स्टॉक। यहां स्टॉक कितना माइनस हुआ, और करंट एसेट्स के अंदर क्या होगा, कैश भी होगा और स्टॉक भी होगा, माइनस स्टॉक। यही बात और चल रही है, ठीक है जी। अब कैश मुझे तो क्या घट गया, 5,000 से मेरा कैश घट गया, तो यहां क्या कर दोगे, -5,000, ठीक। और स्टॉक बताओ कितना है, +5, यहां पर भी क्या हो गया, -5। तो बेटा ये तो ये कट गया, तो यानी क्विक एसेट जितनी भी हैं उसमें क्या हो जाएगा, 5,000 का घटाव आ जाएगा। 5,000 से मेरी क्या हो जाएगी, क्विक एसेट्स कम हो जाएगी, ठीक है। तो इस वजह से मैंने क्या किया, रिड्यूस होगी। अब कहोगे सर समझ में नहीं आया। अब वो समझ में क्यों नहीं, क्योंकि हमारे पास करंट एसेट्स की यहाँ पर वैल्यू नहीं थी। यहाँ पर करंट एसेट और स्टॉक की वैल्यू हमारे पास नहीं थी। वो लेनी है तो वो भी ले लो, फिर वो भी लेनी पड़ेगी, इसमें हमें ये प्रॉब्लम आएगी। ये लो, ये देखो जी, इसको 2,20,000 बनाने के लिए एक काम करते हैं, करंट एसेट्स की वैल्यू ले लेते हैं हम 35,000, और स्टॉक की वैल्यू ले लेते हैं कितनी, 15,000। तो क्या मेरी क्विक एसेट हो जाएगा, करंट एसेट्स 35 -15 इज इक्वल टू 20। अब क्लियर है? तो ये सारे एग्जांपल लिए मैंने, एज्यूम किया है, ये भी एज्यूम किया है 20,000 10,000, ये भी एज्यूम किया, ये भी एज्यूम किया, सारा एज्यूम्ड है, ठीक है। अब आ जाओ, तो यहां पर क्या बनेगा जी, क्विक एसेट्स का फॉर्मूला क्या बनेगा, न्यू वैल्यू पुट करनी है, तो करंट एसेट्स माइनस में स्टॉक अपॉन में करंट लायबिलिटीज। तो बच्चे करंट एसेट्स कितनी है, 35,000 माइनस स्टॉक कितना है, जल्दी बोलो, 15,000, और करंट लायबिलिटी कितनी है हमारी, 10,000। अब यहां पर देखो स्टॉक क्या हो गया जी, 5,000 से इंक्रीज हो गया, यस और नो, 5,000 से स्टॉक इंक्रीज हो गया। तो ये न्यू स्टॉक की वैल्यू कितनी होगी मेरी, ये ओल्ड था, अब यहां पर न्यू वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, 20,000, कितनी, 20,000, स्टॉक बढ़ गया। और करंट एसेट्स में कोई चेंज आया होगा, नहीं सर, स्टॉक बढ़ा भी और स्टॉक घटा भी, तो करंट एसेट्स तो मेरे 35,000 ही रहेंगे। ये लो जी, अपॉन में 10,000, तो कितना हो गया, 15,000 डिवाइड बाय 10,000। तो बेटा मेरी क्विक रेशियो आ गई 1.5:1। तो रेशियो क्या हुई, डिक्रीज हुई। कुणाल समझ में आया, कॉन्सेप्ट वाइज भी समझा दिया मैंने आपको, देख लो, क्लियर है बात। क्योंकि करंट एसेट्स में तो कोई चेंज नहीं आया ना भाई, एसेट बढ़ी भी घटी भी, तो करंट एसेट तो 35 ही रहेगी, पर स्टॉक की वैल्यू में चेंज आ गया, स्टॉक ज्यादा माइनस हो गया, ठीक। तो भाई ऐसे करो, इसको खोलकर इस तरीके से कर लो, यहां कट जाएगा, ये सबसे बढ़िया तरीका है यहाँ पर, शॉर्टकट है ना। वहां पर इतना लंबा जाओगे, एज्यूम करते चले जाओगे, क्वेश्चन गलत करोगे, ठीक है ना। एक भी एजम्पशन गलत ले ली तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो यहीं पर फॉर्मूला खोलो, यहीं पर चेक कर लो और आंसर पर खत्म हो जाएगा। लो बच्चे से स्क्रीनशॉट लो, आगे चलते हैं, बी पार्ट करेंगे फिर, फटाफट लो स्क्रीनशॉट, चलो जी आओ बी पार्ट देखते हैं इसका। समझ तो आया ही है या नहीं आया, आ गया ना। चलो इसका बी पार्ट देखेंगे। आपका क्विक रेशियो दे रखी है 2/1। बी पार्ट क्या कहता है, बी पार्ट कहता है बच्चे, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। लीजिए, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। आओ जाओ जल्दी देखो इधर, यहाँ क्या होगा, करंट एसेट्स माइनस में स्टॉक अपॉन में करंट लायबिलिटी। तो एक तो बच्चे मेरे क्रेडिटर्स बढ़ेंगे और मेरा स्टॉक बढ़ेगा,
तो क्रेडिटर्स बढ़ेंगे और स्टॉक बढ़ेगा, यानी करंट लायबिलिटीज भी बढ़ेगी और करंट एसेट्स भी बढ़ेंगी। तो यहां पर देखो करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी बढ़ रही है, ये हमें पता चल गया। अब यहां ऊपर देख लेते हैं करंट एसेट्स और माइनस स्टॉक वाले में। करंट एसेट्स के अंदर दो चीजें होंगी, एक कैश होगा और एक स्टॉक होगा। अब यहां पर क्योंकि क्रेडिट पे किया है तो कैश में तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा, स्टॉक जितना बढ़ रहा है उतना यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो स्टॉक से स्टॉक कट गया, यानी क्विक एसेट्स में तो कोई भी चेंज नहीं आ रहा, यानी ऊपर वाले में कोई चेंज नहीं है। और करंट लायबिलिटी क्या हो रही है मेरी, बढ़ रही है। तो यानी केक तो उतना ही है, ऊपर वाला केक जो है वो तो उतना ही है, और नंबर ऑफ पर्सन को खाने वाले क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो रेशियो सबके में कम आएगा ज्यादा आएगा, कम आएगा, तो रेशियो क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो इस तरीके से भैया आपको अंदाजा लगाना पड़ेगा, अंदाजा क्या, कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। क्लियर हुई बात। तो ये था आपका ए पार्ट। बी पार्ट, सी पार्ट देखो, सी पार्ट क्या कह रहा है, कहता है सेल ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 20,000 फॉर 20,000। सिंपल बोलते ना भाई, सेल्स ऑफ गुड्स फॉर ₹20,000। 20,000 रुपए के गुड्स 20,000 में बेच दिया, यानी कैश आ गया, कैश इंक्रीज हो गया कितने से, 20,000 से, और मेरा स्टॉक चला गया कितने से, 20,000 से। अब देखो यहां पर, यहीं पर देख लो, यहां फिर फॉर्मूला देखेंगे क्विक एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज। तो भैया यहां पर करंट लायबिलिटीज से तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब देखते हैं क्विक एसेट्स पे फर्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा। क्विक एसेट्स का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस में स्टॉक, और करंट एसेट्स के अंदर दो होते हैं, एक कैश होता है और एक स्टॉक होता है।